5th इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी और किसने रखी थी? आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24, मैं आपके साथ शाहाना खान। जुबान यानी कि भाषा। जुबान कोई भी हो वो सरहदों से बंधी नहीं होती और ना ही जुबान का कोई अपना मजहब या धर्म होता है। ना तो ये हिंदू होती है और ना ही मुसलमान। जुबान तो जो इंसान बोले उस इंसान की होती है। प्यार से बोलो तो प्यार की जुबान होती है, अदब से बोलें तो तहजीब की जुबान होती है। जुबान किसी मुल्क की नहीं बल्कि मुल्क की पहचान जुबान से होती है। उर्दू जुबान को फरोग देने के लिए 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 19, 20 और 21 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके बारे में हमारी बात उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी से हुई। आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, और आज का मौजू है जो उर्दू का जो एक मुकाम था जो कहीं ना कहीं कुछ पीछे गया है उसको हासिल करने का। उर्दू जो कि हिंदुस्तान में ही पली बड़ी है, जिसकी जड़ें लखनऊ से हैं, और इसकी नजाकत और नफासत जो इसके डीएनए में शामिल है और काफी शीरीन जबान है। इसी मौजू पे हम आज बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से। आपका इस्तेमाल जो 5th इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी और किसने रखी थी? देखिए, सबसे पहले ये आइडिया जो था वो 2015 में मरहूम आरिफ नकवी साहब जी, शारिब रुदौलवी साहब, रमेश दीक्षित जी और प्रदीप कपूर जी और हमारे बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि, और साथ ही साथ कुछ बाहर के लोग इसके अंदर भी थे, जैसे आरिफ नकवी तो थे, एहसन जैदी साहब थे और ये कनाडा के तकी आबदी साहब थे। सब ने कहा कि लखनऊ में एक इज्तिमा होना चाहिए जिसमें बाहर से लोग आकर और अपनी बात कहें और उर्दू के बारे में बात हो, क्योंकि उर्दू सिर्फ लखनऊ, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की सीमाओं में उसको महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान के अलावा अगर देखा जाए तो 35 मिलियन से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अक्सरियत जो है वो इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, उसके बाद यूके में है और फिर आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ। पाकिस्तान में तो देखिए उर्दू को उन्होंने इंपोर्ट किया, हमारे यहाँ से जबरदस्ती एक तरह से अपनाने की कोशिश की जी। अच्छी बात है कि जबान को जितना फरोग मिले, जितनी फैले दुनिया में, उर्दू को या किसी भी जबान को किसी एक खित्ते में बांध कर नहीं रखा जा सकता है, नजरिया उसमें नहीं कर सकते कि नहीं हम ही सिर्फ बोल जी। तो ये अच्छी, जितने मुल्कों में उर्दू है वो अच्छी बात है, लेकिन जबान को जबान तक के रखना चाहिए, जबान को सियासी नुक्ते नजर से नहीं देखना। हुआ ये कि जो अब आपने पाकिस्तान की बात छोड़ दी, पाकिस्तान जो दो टुकड़े हो गया वो जबानी पर दो टुकड़े हो गया, क्योंकि अगर ये लोग 3 लैंग्वेज फार्मूला अपना लेते जिसमें ज्यादातर बोलने वालों की मेजॉरिटी जो थी पाकिस्तान में, वो आबादी जो थी वो बांग्लादेश की थी, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। अब मुजीबुर रहमान साहब बहुत ही अक्सरियत से थे और बंगला जबान जो थी उसका एक खास उसकी एक शीरीनी, उसके अंदर जो अदब है, उसके अंदर जो शायरी है, उसके अंदर जो मौसीकी है, उससे कोई नहीं इनकार कर सकता है कि बंगाली दुनिया की और जो शीरी जबानें हैं, फारसी और तमाम सब है, और हमारे नजरुल इस्लाम हुए हैं काफी बड़े, हमारी बंगला का जिक्र आता है जी। तो अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हो, वहां अपना लेते, तो शायद टूटने से बच जाता, आगे हो सकता है कि बच जाता, क्योंकि हालात तो उनके ऐसे थे कि टूटना तो था ही उनको, तो जवानी की वजह से वो हुआ। और फिर उर्दू को उन्होंने इस्तेमाल किया सियासी तरीके से, तो जबान को जबान की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जबान पर सियासत नहीं
होना चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जो यूके में है फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड वगैरह में उर्दू बहुत काफी समझी जाती है। जी जी आपको ताज्जुब होगा कि जर्मनी में तक मैं गया, जहां जहां गया कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिले, कोई लोग कुछ ना कुछ उर्दू से जी जी वाबस्ता है। क्योंकि उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसमें दुनिया की हर जबान के कोई ना कोई लफ्ज शामिल जी है। तो कुछ ना बोलिए तो कोई चीज जी। मिल जरूर जाती है। और फिर जो हिंदुस्तान का बॉलीवुड है, सिनेमा है, ये फिल्में भी देखी जाती हैं और इससे भी लोग कोशिश करते हैं कि उर्दू सीखें। हम एक बार बाहर थे तो इंडोनेशिया की एक खातून हमारे साथ में थी, तो हमने कहा आपको उर्दू कैसे आती, तो कर लेंगे इंडियन सिनेमा देखकर। हाँ, अब मैं कई मरतबा मेरा रूस जाना हुआ, वहाँ ये कपूर के राज कपूर जी, मेरा जूता है जापानी। जी जी ये सर पे टोपी, सर पे दिल है जी जी ये अफगानिस्तान में मैं कई जगह के ऊपर वो अफगान जो कि कुछ नहीं समझते उर्दू से, लेकिन वो उर्दू के गाने के ऊपर अपने बिल्कुल झूमते थे। जी जी। तो म्यूजिक जो है और जबान जो है उसकी शीरीनी जो है वो अलग होती है। वो ये जरूरी नहीं कि आप शहद किसी को भी खिलाइए उसे पसंद आएगा, चाहे वो शहद का नाम न जाने। जी जी चाहे वो शहद का नाम न जाने, लेकिन शहद उसे पसंद आएगा। ऐसी जबान का मामला है। तो उर्दू जो है वो ये उस जमाने में तय हुआ कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाए। फिर हम लोगों ने इसके बारे में, उस वक्त के गवर्नर थे नाइक, यहाँ पर राम नाइक, उनसे कहा कि आप इसको इसका इफ्तिताह कर दीजिए। फिर उस वक्त के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर, इसमें क्या नाम था उनका, वो महाराष्ट्र के थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ इसका कोलैबोरेशन कीजिए। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट जिसे हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से ये पहली कॉन्फ्रेंस 1916 में मुनक्किद हुई। उसके बाद 15 में बुनियाद पड़ी और 16 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद 1918 में हुई जी। फिर आ गया वहां पर कोविड का वो आ गया जी जी। फिर ये रुक गई। फिर इसके बाद इसकी दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई, चौथी हुई। तो दूसरी कॉन्फ्रेंस इसकी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हुई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी से। तीसरी इसकी कॉन्फ्रेंस जो थी वो फिर जो है वो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये कॉन्फ्रेंस मिलके महमूदाबाद में तीसरी हुई, जिसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इनॉग्रेट किया था। दूसरी भी राम नाइक जी ने की। फिर चौथी कॉन्फ्रेंस हुई, चौथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हुई मालवीय हॉल में। और इसको भी इत्तेफाक से हम लोगों ने जब दरखास्त की राम नाइक जी से, वो खास तरीके से बम्बई से तशरीफ लाए और उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। अब पांचवी कॉन्फ्रेंस जी, अब ये जो पांचवी कॉन्फ्रेंस होने जा रही, तो ये किन तारीख में होनी है, कब होनी है? क्या हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी कोई कोशिशें हो रही हैं? देखिए, बहुत दिनों से इस बात की लोग कोशिश कर रहे हैं और चाहे उन्होंने इन्विटेशन दिया है, हम उनके बहुत मशगूल हैं। सबसे पहले तो इनवाइट मुझे किया था, उनमें 2016 में वहां गया भी था जर्मनी, एक अंजुमन उर्दू अंजुमन का एनुअल कन्वेंशन था और उसमें प्रेमचंद और इन पर कृष्णचंद इन पर सेमिनार था, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। तो आरिफ नकवी साहब ने सबसे पहले कहा था कि जर्मनी में होना चाहिए। वो उनका ऑफर अब भी, उनकी जो उर्दू अंजुमन है उसका ऑफर अब तक के स्टैंड करता है कि जर्मनी में हो। यूके में कई लोगों ने ऑफर किया। अभी अमीर मेहंदी साहब जो बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और बर्मिंघम में रहते हैं, उन्होंने कहा कि कार्डिफ में इसका एक सेशन किया जाए और दूसरा सेशन जो है वो लंदन में किया जाए। तकी आब्दी साहब ने इसके लिए प्रोफेसर कहा कि कनाडा में इसका जो है सेशन किया जाए। इसी तरह से दुबई से भी ऑफर है, तो अमेरिका से भी है, तो कई जगह से लोगों के ऑफर्स हैं।
लेकिन अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इसकी मतलब जो 5th कॉन्फ्रेंस होने वाली इसकी कोई तैयारियों में कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं? अभी अभी पिछले दिनों हुई थी मीटिंग जी सैटरडे को मीटिंग हुई थी इसकी। तो उसमें ये तय पाया कि 19, 20 और 21 3 दिन जी। इसको कॉन्फ्रेंस को किया जाए और उसकी सारी डिटेल्स कौन इसको इनॉग्रेट करेगा क्या करेगा तो बाद में बताएंगे, लेकिन 19, 20, 21 जी जी। इसकी तारीखें तय हुई। लेकिन अभी कहाँ होगी ये नहीं तय हुआ है। नहीं अब वेन्यू का तय करेंगे। वेन्यू को तो हम लोग, मैं खुद यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म हूँ, तो इस वजह से मेरा एक जज्बाती लगाव लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। मैं तो ये चाहूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से और वहीं मालवीय हॉल में हो। एक इसका सेशन वहां भी करना चाहेंगे हम महमूदाबाद में। एक सेशन उसका जो है एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी हमसे कहा है कि आप इसका एक सेशन आप हमारे यहाँ कीजिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई जगह पर इसका ऑफर है। उर्दू को जो फरोग देने के लिए कोशिशें हो रही वो किस किस चीजों पे, किन मौजूओं पे कोशिश हो रही है कि क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए? देखिए कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में, वरना लफ्ज इसमें इंटरनेशनल ना होता जी जी। और अब की इसको दूसरी तरह से किया गया है कि इसका नाम संगम रखा गया है। अच्छा। इस सेशन का, इसका कॉन्फ्रेंस को, इसमें हिंदी उर्दू को हमने साथ मिलाया है। जी। संगम का क्या मतलब? संगम का मतलब ये होता है, संगम उस जगह को कहते हैं जहाँ दो धारे जो है मिल रहे मिलते हो। हैं। जी। तो हिंदी और उर्दू जो है वो एक तरह का संगम है दो जबानों का, क्योंकि हिंदी और में की अगर कहा जाए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ से निकलती है, तो वो यहाँ की भाषाओं से तो है ही है, लेकिन मेन संस्कृत है। जी जी। और संस्कृत और फारसी एक सगी बहनें हैं। जी जी। दोनों के अल्फाज मुश्तरक हैं, दोनों के दमन कितनी चीजें मुश्तरक हैं। उसी से हिंदी और उर्दू निकली है। हिंदी और उर्दू निकलती है। तो ये एक लोगों में गलतफहमी है, ये करवाई जाती है कि ये दो अलग जबानें। जी। रस्मुल खत जरूर अलग है, लेकिन जबानें जो हैं वो एक ही हैं। इसका नाम हमने हिंदी उर्दू कॉन्फ्रेंस रखा है, इंटरनेशनल हिंदी उर्दू कॉन्फ्रेंस। और जहां पर ये मुशायरा होगा वहां पर उसमें कभी सम्मेलन भी उसी के साथ होगा। एक सेशन हमने पूरा डिवोट किया है हिंदी उर्दू लिटरेचर और पोएम्स और उसके ऊपर, और एक सेशन हम वो कर रहे हैं कि जिसके अंदर उर्दू की खिदमत जो नॉन मुस्लिम हजरात ने की है, क्योंकि ये एक बड़ा अलमिया है, एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि उर्दू जो है मुसलमानों से जोड़ी जाती है। जबान न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, जबान का मजहब कोई नहीं होता है। जबान का मजहब ये है कि जब प्यार से बोलिए तो वो प्यार की जबान होती है, गुस्से से बोलिए तो गुस्से की जबान हो जाती है। तो जबान तो प्यार की जबान है, तो न ये हिंदू है न मुसलमान है। तो एक सेशन जो है वो हिंदी उर्दू का है, और एक सेशन जो है जिसके अंदर जो हमारे नॉन मुस्लिम शायर और वो रहे उनमें से कुछ प्रोमिनेंट इतने हैं कि उनको एक दो सेशन में तो आप ले नहीं सकते। हजारों की तादाद है, सैकड़ों की नहीं है। हर जगह के ऊपर, हर कस्बे में आपको गैर मुस्लिम हजरात उर्दू की शायरी करते हुए मिलेंगे और मुसलमान हजरात हिंदी की शायरी करते मिलेंगे। तो आप अगर नामों की तफसील पे जाइएगा तो बड़ी मुश्किल है। तो ये सेशन है, तो इसका मकसद है। उसी के साथ साथ हमारा ये भी है कि एक मतलब क्या क्या कोशिशें हो रही कि क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे फरोग मिले, उर्दू फरोग मिले। और असली चीज ये है कि ट्रांसलेशन, तर्जुमा, अगर तर्जुमा ना हो तो आदमी जो है वो महदूद हो जाए। अब हाउस के अंदर आप बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस में बोलते हैं या दूसरी जगह, सिमल्टेनियसली आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो उन लैंग्वेजेस में होता है कि जहां जानने वाले होते हैं। इसी तरह से अगर जैसे अकबर के जमाने में गीता का तर्जुमा हुआ, अबुल फजल फैजी इस पर लगाया गया। जो हिंदू शास्त्र थे, उपनिषद थे, इनका सबका वो हुआ। जो पंचतंत्र थी, कलील और दमना, उसका सब ट्रांसलेशन हुआ। आप शायद आपको भी पता होगा कि उर्दू में
रामायण और गीता के जी उतने ही तर्जुमे हैं जितने हिंदी में हैं। जी यानी बेशुमार तर्जुमे जी जी हैं जो जी कि जी हाँ खाली अली जवाद जैदी साहब जो एक बहुत बड़े पद्मश्री जो थे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी हमने जी। उनको बनाया था, उन्होंने मुझे बताया 16 उन्होंने तर्जुमे खुद मजहबी किताबों के किए, जिसमें गीता, बड़ी तादाद, हाँ, गीता और ये भी शामिल थी, गीता और रामायण रामायण, जी रामचरितमानस। जी तो इस तरह से एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, एक दारुल तर्जुमा भी होना चाहिए, ट्रांसलेशन हाउस भी होना चाहिए, जिसमें जितनी अच्छी जबानें हैं, अच्छे काम हैं, जो जिनके तर्जुमे नहीं हैं, इनके हैं तो वो है, वो उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू और दूसरी जबानों में जहां पे मिल सके उनके करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के ख्यालात से लोग वाकिफ हो सके। उर्दू को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं आपके फोरम से? देखिए, ये भी हम लोगों का एक जो 3 मुद्दे हैं हम लोगों के, तो ये हैं, एक तो ये है कि पहला मैंने आपको बताया कि जहां जहां उर्दू बोली जा रही है वहां कोशिश का डेटा कलेक्ट करना, और साथ ही साथ वहां पर लोगों को बताना कि कहाँ उर्दू किस तरह से बोली जा रही है, और उन लोगों की उर्दू बोलने में जो मदद हम लोग कर सकते वो करें। नंबर 2 ये है कि दारुल तर्जुमा की बात मैंने बताई। तीसरी ये है कि यूनाइटेड नेशंस में वो तमाम सब बहुत सी जबानें ऐसी हैं कि जो जिनकी बोलने की तादाद, बोलने वालों की तादाद उर्दू से बहुत कम है, और उनको यूनाइटेड नेशंस की कार्रवाई में शामिल किया गया है। तो हमारी सेक्रेटरी जनरल से अभी हम एक अपील लेटर लिख रहे हैं सेक्रेटरी जनरल को, जो आपको थोड़े दिनों में, 4-5 दिनों में हम सर्कुलेट करेंगे कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान, दूसरी उर्दू को यूनाइटेड नेशंस की जबान बनाया जाए, उसमें भी उसका इंटरप्रिटेशन हो। साथ ही साथ तो उत्तर प्रदेश में उर्दू सरकारी जबान है दूसरी, वो तो इस बिल को मैंने ही पेश किया था उसमें, और मेरी ये दरखास्त है हुकूमत उत्तर प्रदेश से भी, और जहां जहां उर्दू सेकंड लैंग्वेज है कि जो बिल पास हुए हैं उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाए, और जहां नहीं है, अगर वहां उर्दू बोलने के वालों की तादाद है, तो लोगों को हुकूमत से अपील है कि उसे दूसरी जबान, सरकारी जबान बनाए, क्योंकि उर्दू को संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन 14 जबानों में एक रखा है जो सारे हिंदुस्तान की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। उर्दू को बोलने वाले और समझने वाले जैसे कम हुए हैं, उसी तरह जो गजलें हैं, जो शायर हैं, मुशायरे होते हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई कि जब समझने वाले कम, और उसमें मुशायरे में, गजलों में भी इसका मेयार थोड़ा गिरा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेयार का जहां तक सवाल है, कोई फर्ज कीजिए कि हमारा एक रेस्टोरेंट है, खाना कर रहे हैं, तो लंदन में हमने एक रेस्टोरेंट खोला, तो लंदन में जो हम खाना पकाएंगे तो हम ये ख्याल रखेंगे कि वहाँ के लोग मिर्च ज्यादा पसंद करते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं, या सादा खाना पसंद करते हैं। जो मेयार की बात है वो ये है कि जो शायर है या अदीब है, वो ये देखता है कि, या अखबार वाला है, कि जो पढ़ने वाले हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं, उनका लिटरेरी टेस्ट कैसा है। अगर वो बहुत बुलंद है, फर्ज कीजिए, या बुलंद का मतलब ये कि जिस तरह का तो वो अपने को उसमें डालने की कोशिश करता है कि ताकि उसको उसका सिला मिल सके। सिला के मतलब पैसा नहीं, तारीफ मिल सके। तो उर्दू चूंकि बोलने वालों की तादाद में कमी नहीं हुई है, ना उर्दू समझने वालों की तादाद में कमी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि पहले फारसी का जो है वो बहुत ज्यादा अल्फाज ज्यादा होते थे उर्दू में फारसी के, और ये बात बहुत अच्छी है कि जहां पर आपके आसान जबान अल्फाज हैं, कि अब जैसे बहुत से जबान है अल्फाज हैं वो फारसी के हैं लेकिन अरबी के हैं, मुश्किल फारसी में है। कुर्सी जिसमें बैठेंगे अरबी का लफ्ज है, कुर्सी जो है अरबी का लफ्ज है, लेकिन ये हिंदी वाला भी बोलता है। कलम, कलम भी सब लोग बोलते हैं, वो है अरबी का लफ्ज, लेकिन वो कलम फारसी वाला भी बोलता है
और कलम हिंदी वाला हिंदी भी वाला। बोलता है, कलम उर्दू उर्दू वाला वाला, भी जी। बोलता है। तो जहां तक हो सके जो आसान जबान है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आम आदमी की जबान जब आप बोलिएगा तो आपकी बात समझी जाएगी। इसकी मिसाल ये है कि एक जमाना था कि लैटिन यूरोप की जबान वो थी कि जिसको कहा जाता था कि पढ़े लिखों की जबान है। जो लैटिन नहीं जानता था उसे समझते थे जाहिल है। जैसे एक जमाने में यहाँ जो संस्कृत नहीं जानता था शुरू में, फिर आए ये मुगल्स और ये लोग आए, पहले तुर्की आए, तो तुर्की हो गई लैंग्वेज दरबार की। तो जो तुर्की जबान जानता था उसको कहा गया कि बहुत काबिल आदमी है। उसके बाद फिर फारसी आ गई। फिर फारसी जब गिरावट हुई तो फारसी वालों को कोई पूछने का, फारसी जानने वालों की कोई कदर नहीं रह गई। तो यही बहुत मशहूर कहावत आपने सुनी है, रोज कहते थे पढ़े फारसी बेचे थे, जी जी, क्योंकि रोजगार से नहीं जोड़ पाई फारसी। तो अब आजकल जबान जो है वो जबान ये है कि कॉमन लैंग्वेज का होना चाहिए। जब तक कि रामायण जो थी, रामचरितमानस, वाल्मीकि जी का रामचरितमानस जो है वो संस्कृत में था, तब तक के रामायण इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको आसान भाषा में हमारी लोगों की आम समझ वाली जो अवधी जबान, में रखा, जी भाषा जो यहाँ की जो अवधी जबान थी, आम आदमी की जबान थी, लिंग्वा रोमाना में आया, लिंग्वा फ्रैंका और लिंग्वा रोमाना आप जानते हैं चीजें हैं। तो एकदम से एक इनकलाब आया और आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मजहबी किताबें हैं उसके अंदर रामचरितमानस है। जी यही हाल बाइबिल का था। बाइबिल जब तक कि लैटिन में थी जी, तब तक के बहुत कम लोग उसको पढ़ते थे और समझते थे। लेकिन जैसे ही उसका ट्रांसलेशन आसान जबान में हुआ, और आजकल दुनिया में जो सबसे अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है वो बाइबिल की मानी जाती है। और बाइबिल की जबान जो है वो एक बच्चा जो है वो भी समझ सकता है। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। मतलब एक मैंने सेंटेंस शुरू का पढ़ा, कुन फाया कुन वाला हिसाब है। तो जबान जो है वो होनी चाहिए, जितनी आसान होगी लोगों के समझ में आएगी उतना फरोग मिलेगा उसको। मुशायरे ये इस बात से मैं पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ। किसी हद तक की जगहों के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन मुशायरों की पॉपुलैरिटी में, अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ वो बहुत आसानी से पॉपुलैरिटी कह रहा हूँ जी जी, बगैर हिचके हुए जी, और ये समझते हुए कि ये जबान सब समझ रहे हैं। तो उसमें किसी तरह का अगर कम होती तो मुशायरों की तादाद, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, बढ़ रही है तो मुशायरों की तादाद बढ़ गई जी। है। गजलों को सुनने वाले लोग बढ़े हैं, फिल्मी गानों की तादाद बढ़ गई है। और जो लोग उर्दू ये नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उर्दू बोलते हैं। जी जी, उर्दू ये नहीं कॉन्शियसली नहीं बोलते कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो उर्दू बोलते हैं। क्योंकि उर्दू जो है वो जैसा मैंने कहा कि किसी एक फिरके या एक जगह की जबान नहीं। अब तंबाकू है, टोबैको, ये पुर्तगीज लफ्ज है, आप उर्दू ने वो कर लिया। स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन, कोई जो है वो इसका चाहे हिंदी वालों ने तर्जुमा किया हो, वहां भी वो बिल्कुल कंडेम्ड हो गया, गया ही नहीं, कोई बोलते ही नहीं। उर्दू वाला कोई स्टेशन को, अब उसमें रेलगाड़ी को फारसी में कतार आहन कहते हैं, लेकिन कोई कतार आहन यहाँ नहीं कहता। जी जी, फारसी के लफ्ज लिए है, लेकिन रेलवे स्टेशन हर एक कहता है, रेलवे हर एक कहता है, रेलगाड़ी हर एक कहता है। एक तरफ रेल अंग्रेजी लफ्ज और गाड़ी जो है वो हिंदुस्तानी, प्योर हिंदुस्तानी। जी जी, तो यहाँ इम्तिजाज जो है, जो मिलावट है, जो खूबसूरत, वो रेल और गाड़ी की मिलावट हो गई। एक अंग्रेजी का लफ्ज लिया, एक यहाँ का लिया। कतार आहन किसी ने नहीं कहा। जी हाँ, जी जी। तो बहुत से जर्मन में फॉर एग्जाम्पल हंस कहते हैं, जो आपको एयर पे वो है लुफ्थहान्सा, एयर, लुफ्टवाफे, एयर वाफे फोर्स, लुफ्ट एयर, जी, लुफ्थहान्सा कर दिया, लुफ्थहान्सा जर्मन एयरलाइन। जी, अल इटालिया है, देखिए अल लिया है अरबिक से उन्होंने, इटालिया, जी, अल इटालिया कर दिया उन्होंने। तो ये जबान को तो आप कभी भी
बांग्लादेश बंगाली जबान में नवानुम कितने लफ्ज हमारे के होती है और जी, उनके जी, लफ्ज हाँ, जबानें आए। जी। तो जबानें जो हैं वो तासुब का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि एक वक्त था दरबारी जुबान हुआ करती थी तुर्की, फिर फारसी हुई, उसके बाद उर्दू भी हुई। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो महात्मा गांधी की जो FIR लिखी गई थी वो भी उर्दू में थी। तो जो लैंग्वेजेस रोजगार से जुड़ी हुई होती हैं उनको फरोग ज्यादा मिलता है। तो उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कोशिशें आपके फोरम से हो सकती हैं? देखिए इसके दो इसका वो हैं स्टेजेस। एक स्टेज ये है कि गवर्नमेंट के लेवल से क्या हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नहीं तवज्जो देना चाहिए। उर्दू सबसे पहले उर्दू वालों ही को उर्दू की खबर लेना होगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने उस दिन कहा कि कम से कम हर उर्दू जानने वाले को एक उर्दू अखबार जरूर खरीदना चाहिए। मैंने कहा जितने आप लोग आए उस करीब 40 लोग थे वहां, आप लोग तय कीजिए जो मीटिंग हुई थी पहले कि आप लोग एक उर्दू अखबार जरूर लेंगे और अपने दोस्तों से कहेंगे कि आप लोग एक अखबार उर्दू कर लीजिए। घर में आएगा, नजर पड़ेगी तो पढ़ेंगे जी, बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे उर्दू अखबार। यही आप जब उर्दू अखबार आप लेंगे तो उर्दू के जर्नलिस्ट जो है वो जरूरत होगी। जब अखबार फर्ज कीजिए कि उर्दू के बिकने लगे तो हर अखबार वाला चाहेगा कि हमारा भी अखबार एक उर्दू निकालने हैं। अब होता क्या है, जब पढ़ने वाले नहीं तो उर्दू अखबार जिसने निकाला वो भी बंद कर देता है। तो ये एक एफर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को कोसना जो है मुनासिब नहीं। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि उसके पास इतना पैसे ही नहीं है। पैसा तो आप ही का है, जो आप देते हैं उसे वो आप पे खर्च करती है। गवर्नमेंट का कोई अलग कोशिशें देखिए खुद करनी होती है। मैं जॉब के सिलसिले में मिडिल ईस्ट में था और वहां पर जो न्यूज़पेपर आता था वो इंग्लिश में नहीं था ना हिंदी में था, उर्दू में था। तो जो लोग लेते थे उर्दू में लेते थे। हमें बहुत शौक था न्यूज पढ़ने का, क्या करें। तो मैंने उस न्यूज़पेपर से ही उर्दू पढ़ना सीखा था। तो ये न्यूज़पेपर जो है बहुत ही फरोग देने में बहुत इसका जो है वो जी जो लोग बाहर जाते हैं वो अखबार देखते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद जबान जो है वो अपने को खुद समझा देती है। जी। जबान जो है वो ऐसी चीज है कि आपको अगर कहीं जैसे कोई दरख्त लगा है गुलाब का, उसके नीचे मिट्टी है, तो वो गुलाब उसमें मिट्टी में आप गुलाब का इत्र नहीं डालते या उसका गुलाब जल नहीं डालते, बल्कि उसमें खुशबू पड़ोस जो है वो खुशबू पैदा कर देता है। इसी तरह से जबान जो है, अब आप अगर आप ग्रीस में हो, यूनान में, तो जो ग्रीक न्यूज़पेपर आते हैं थोड़े दिनों के बाद आपकी समझ में आने लगता है ये लफ्ज क्या है, यही अल्फाबेट का है। तो वो पानी के लिए माइक है कि किसी थोड़े दिनों का आप सुनते सुनते आप खुद बोलने लगेंगे। तो ये इस तरह से है। तो जैसा कि अभी बात हुई तो ये पता चला कि उर्दू के फरोग के लिए हमें खुद भी कोशिश करनी होगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है वो तो ही है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश करनी होगी। हेडलाइंस 24 के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।